वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, और बात करेंगे आखिरकार बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में जो है बात कीजिए चैप्टर 1 जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 के बारे में आज आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि आपको बता दूं, चैप्टर 1 में बात की जाए तो जैसे चैप्टर जो आप पढ़ते हो मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो एक होता है आपका प्राचीन इतिहास। जब भी आप बी में पढ़ते हैं तो एक आप प्राचीन इतिहास लेते हैं, एक मध्यकालीन इतिहास होता है। दो इतिहास आपको देखने को मिलते हैं। तो बात की जाए जो प्राचीन इतिहास होता है उसमें आप प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं और वो बीए के हिसाब से डिवाइड होता है और विश्व स्तर पर भी उसको पढ़ना होता है और भारतीय स्तर पर भी पढ़ना होता है। ठीक इसी प्रकार से बात की जाए मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में भी आपको सेम वही प्रोसेस होता है। तो इसको हम देखेंगे और सभी का राजनीतिक इतिहास ही हमको पढ़ना होता है। तो इसी श्रृंखला में हम जो है भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में देखेंगे और ध्यान रखेंगे बी फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है। बी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है मेरे भाई, बात की जाए लगभग आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत की जहाँ से शुरुआत होती है, मतलब जो भारत में अरब लोग आए या फिर जो मुस्लिम्स आक्रांता बात की जाए जो अरब या तुर्क जो आए, तो उन अरबी और तुर्क मतलब ये जो लोग आए जो मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहे 712 ईस्वी से हो, तो इन सभी से यहीं से शुरुआत हो जाती है अपने यहाँ की, मतलब कि जो है यहीं से आपको पढ़ना होता है और लास्ट में आपको 1526 तक आना होता है। तो 1707 से लगभग आप बात की जाए तो 1707 बोल रहा हूँ, 1712 ईस्वी के बाद से लगभग वैसे 1200 के बाद से ही आपको देखना होता है। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बाद ही आपको पढ़ना होता है। जैसे बात की जाए दिल्ली सल्तनत में आपको आपके सिलेबस की बात की जाए तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के समयकाल को ही पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आप दिल्ली सल्तनत देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना है। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण को लास्ट में आपको देखना था। सिलेबस आपके चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया, उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे पहले दास वंश आएगा, उसके बाद में आप देखेंगे तो जो है आप देखेंगे सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, कई प्रकार के वंश आप देखेंगे। अब उसमें जो है वंश का सीक्वेंस जैसा हमने बताया वैसा शायद ना हो या फिर हो, वो अलग की बातें हैं। हमने सीक्वेंस भी बताया था और 94 साल कौन सा चला, 84 साल कौन सा चला, या सबसे अधिक समय काल तक जो है कौन सा वंश रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, पूरा विस्तार से आपको सिलेबस में ही बता दिया था। जब पेपर 1 का सिलेबस यानी कि सेमेस्टर 1 का सिलेबस हमने चर्चा किया था। जो पेपर 1 के नाम से पढ़ा हुआ वो सेमेस्टर का ही सिलेबस है फर्स्ट का, तो उसको देख लीजिएगा। आपके सेमेस्टर में बात की जाए तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत संकलित है। हालांकि वहाँ पर हमने बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिख दूंगा। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं किसके बारे में, बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों, यानी बीए फर्स्ट ईयर फिर फर्स्ट सेमेस्टर बोल दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, सेमेस्टर या फिर ईयर। बात की जाए अगर ईयर होगा तो पेपर कौन सा होगा आपका, पेपर 1 होगा। तो कोई भी हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आपका जो है जो भी चाहे सेमेस्टर वाइज होता है परीक्षा और चाहे ईयरली परीक्षा होती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। चैप्टर 1 के बारे में यहाँ पर चर्चा होनी, ठीक है, चैप्टर 1, ओके, चैप्टर 1 के बारे में चर्चा होनी। चैप्टर 1 का क्या नाम है, चैप्टर 1 का क्या नाम है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, मतलब जो मध्यकालीन इतिहास है दिल्ली सल्तनत के बारे में मुख्य रूप से कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं या कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से, या साहित्यिक स्रोत हो चाहे पुरातात्विक स्रोत हो या फिर कोई अन्य स्रोत हो, तो उन स्रोतों के माध्यम से किस प्रकार से हमको जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ना। मतलब इतिहास जानने के स्रोत यहाँ पर देखना है। उसमें मोस्ट जो आपका होता है साहित्यिक स्रोत को लेकर के एग्जाम से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों पर हम विशेष ध्यान देंगे, उसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हुई हैं जिन पुस्तकों के माध्यम से हमको मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको जो है जानकारी देती है, तथ्यात्मक रूप से भी और कॉन्सेप्चुअली भी, मतलब कि अवधारणात्मक जानकारी भी और तथ्यात्मक जानकारी भी, दोनों प्रकार की जानकारियाँ हमको मध्यकालीन इतिहास, जब मध्यकालीन इतिहास की कुछ किताबें हैं उन किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलती है। लगभग 9 किताबों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि वो 9 किताबें कौन सी हैं, उसके मोस्ट हैं जो कि एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है, उनके लेखक को लेकर के प्रश्न, अगर मान लेते हैं परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी तो उनके लेखक को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बनता है। अगर परीक्षा लिखित होती तो पूछा जाता है कि जो है
मध्यकालीन इतिहास जानने के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत के बारे में मुख्य रूप से किन 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 साहित्यिक मतलब स्रोतों का सहारा मिल सकता है, या फिर कौन से साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, तो उसमें आप इन पुस्तकों के नाम लिख दीजिएगा। उनके बारे में थोड़ा बता देंगे जो भी मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, सभी पॉइंट्स जो है नोट करते हुए चलेंगे और सारे के सारे मुद्दों को आप समझते हुए चलेंगे। सारा का सारा डाउट्स आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यही उम्मीद रहेगी कि यह वीडियो आपको पसंद आए और यह वीडियो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोग। ठीक, तो यहाँ पर चैप्टर 1 जो होता है इतिहास जानने का स्रोत, क्या यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए, इतिहास जानने का स्रोत या मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और उसमें भी बात की जाए तो 1206 से 1526। ये 1526 जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की मतलब की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। गुलाम वंश की शुरुआत यहाँ से होती है। और बात की जाए लोधी वंश का समापन यहाँ पर होता है। तो पहला वंश आपका गुलाम वंश, लास्ट वाला वंश लोधी वंश। लास्ट शासक आपका इब्राहिम लोधी जो होता है, उसको बाबर जो कि एक विदेशी आक्रांता होता है जो फरगना निवासी है, वह आकर के इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है। और हराने के बाद में यहाँ पर मुग़ल सल्तनत की स्थापना कर देता है। उसके बाद में मुग़ल सल्तनत जो पढ़ेंगे 1526 ईस्वी से, आप 1526 ईस्वी से लगभग 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की, तो वहाँ तक। लेकिन 1740 ईस्वी तक आपके सिलेबस में बात की जाए तो आप BA सेकेंड ईयर में जो पढ़ेंगे, BA सेकेंड ईयर में अगर बात की जाए तो जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं आप, इससे आगे का पढ़ते हैं। ठीक, तो आप सेकेंड ईयर में इसको पढ़ेंगे, देन द्वितीय साल लगभग थर्ड सेमेस्टर आपका जो आएगा लगभग ये आएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती तो उसमें हम देखेंगे। हालांकि आपको ऐसी पुस्तकों के बारे में देखना है, ऐसे स्रोतों के बारे में देखना है जो कि स्रोत 1206 ईस्वी से लेकर के सन 1526 ईस्वी तक के समय काल के बारे में हमको विधिवत रूप से जानकारी देते हो, और ऐसी जानकारी देते हो जो कि एक प्रकार से वैज्ञानिकता पर भी आधारित हो। मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ जो है ऐतिहासिक जानकारी हमको मिले, कि हाँ फैक्चुअल जानकारी हमको मिल रही है। तो ये होता है इतिहास जानने के स्रोत तो ये स्रोत हो, इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं जो कि हम देख लेते हैं। अब हालांकि यहाँ पर आपके सामने कुछ जो है कुछ वंश के बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे आपके सामने, जो कि आपके जो है लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये चैप्टर 1 है मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। हालांकि अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, दिल्ली सल्तनत की मैं शुरुआत करूंगा, एक एक जो है वंश के बारे में आपको विधिवत रूप से समझाऊंगा। उसमें जो शासक आपके सिलेबस में, हमने सिलेबस के अंतर्गत सारे मुद्दे समझाए हैं, उसमें हम शासक को लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि हाँ इन शासक ने क्या क्या विजय हासिल करी हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उसको मैं समझा दूंगा। हालांकि अभी चैप्टर 1 समझिए, जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आपको दे देता हूँ, और आपको कौन सा वंश कब से शुरू हुआ, कब से जो है ख़त्म हुआ उस वंश के बारे में, तो मैंने सिलेबस में ऑलरेडी बता रखा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसमें आप अगर बताएं तो समय फिर से जो है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा वो वीडियो हमारे चैनल पर, जो सिलेबस है उसमें हमने विस्तार से आपको समझा दिया था। तो अब यहाँ पर मैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा कर लेता हूँ कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, जो कि पुस्तकों मतलब कौन कौन सी पुस्तक हैं जिसके माध्यम से हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में अर्थात 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के इतिहास के बारे में हमको मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आइए बात कर लेते हैं एक एक मुद्दे को, आप सभी लोग जो है देखें। तो आइए आपके सामने कुछ बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। 2 पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी होगी, और भी पुस्तकें आपके सामने लाऊंगा, तो बिल्कुल विस्तार समझेंगे। एक भी मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं कि आपसे कोई भी एग्जाम से प्रश्न बने और आप उसको छोड़ करके चले आएँ, तो ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा है। तारतम्यता ऐसी रहेगी कि लेक्चर में मज़ा बिल्कुल भी आएगा, इसलिए इसको बोर्ड पर लिख दिया गया ताकि आपका समय नष्ट ना हो, मैं लिखने में आपका समय ज़ाया ना कर सकूँ, इसीलिए हमने इस पर जो है लिख दिया पहले से। तो अब इसको देखें आप सभी लोग। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो है यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में आपको जो वंश पढ़ने हैं, ये वंश इतने यानी 5 वंश हैं आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर, इसको हमने साइड में लिख दिया है, इसको पहले देख लीजिए। हालांकि हमने वहाँ पर बताया था, फिर भी आपको समझा दूँ तो क्या तक आप, ताकि आपका क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और आपको सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला वंश आपका कौन सा था, दास वंश, यानी जिसको आप स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी इसी को कहा जाता है, यानी गुलाम वंश या दास वंश कुछ भी बोलिए आप, जो कि 1206 ईस्वी में प्रारंभ होता है, यहीं से शुरुआत होती है और 1290 ईस्वी तक जो है रहता है। और इसमें बात की है कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वह इसकी नींव जो है डालने का प्रयास करता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप देखेंगे तो ये जानकारी ताज उल मासिर जो है पुस्तक में आपको मिलेगी। बड़ी ही अच्छी पुस्तक है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दास वंश की जो बात की है, सबसे मतलब 84 वर्षों तक दास वंश जो है का शासन रहा, मतलब कि गुलाम वंश कितने समय तक रहा, तो 84 साल तक जो है शासन रहा गुलाम वंश का। उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है। 30 वर्षों तक मात्र खिलजी वंश रहता है। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी का समय काल जो है खिलजी वंश का है। उसके बाद में 94 जो है वर्षों तक एक मतलब कि वंश रहता है जिसका क्या कहते हैं, तुगलक वंश है, तुगलक डायनेस्टी, सॉरी तुगलक जो है डायनेस्टी, जी बिल्कुल। तुगलक जो वंश होता है आपका वह 94 साल होता है। और फर्स्ट नंबर पर सबसे अधिक जो है, आपसे प्रश्न पूछा था एग्जाम्स में कि सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन किस वंश का रहा है, तो तुगलक वंश का रहा निश्चित तौर पर, जो कि 1320 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1414 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद में जो है सैयद वंश जो रहा, 37 सालों तक सैयद वंश के जो है रहा है। उसमें 1414 से ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1451 ईस्वी तक के समय काल तक रहता है। ओके, उसके बाद में आपका 75 ईयर मतलब कि 75 साल तक लोधी वंश आपका रहता है। उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1491 से 1526 तक रहता है कौन सा आपका, लोधी वंश। ठीक, तो ध्यान रखिए कितनी बात। फर्स्ट पर कौन सा, तुगलक वंश। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक शासन कौन करता है, तो दास वंश। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक शासन 75 वाला यानी लोधी वंश। और चौथे नंबर पर कौन, 37 सालों वाला यानी सैयद वंश। और 30 सालों वाला खिलजी वंश जो है 5वें पर है। ये मुद्दा आप इसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और इसको याद कर लीजिएगा, पूरा जितना भी डाटा आपके सामने लिखा हुआ है इसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट है मेरे भाई, ये मोस्ट है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। आप ऐसे याद करें, यहाँ पर 1206 याद कर लीजिए। उसके बाद में 1290 तो हुई, 1206 से 90, फिर उसके बाद में 90 से 30, फिर 90 से 20, 20 से 14, फिर 14 से कितना हो जाएगा आपका 51, 51 से कितना 26। ऐसे याद कर लीजिए। दास खिलजी मतलब कि दाखी तू सैलो, दाखी तू सैलो। आप आगे एक अच्छा याद है, दाखी तू सैलो, दाखी तू सैलो। आप ऐसे बोल दीजिए 10-12 चक्कर, आपको याद हो गया। दाखी तू सैलो, दाखी तू सैलो, दाखी तू सैलो। ओके, ऐसे बोलिए आप यहाँ से। फिर इसको क्रम से याद कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता न करें। और जहाँ आपने ये देख लिया कि हाँ कितने साल तक कहाँ से रहा, तो उसमें आप घटा करके आप उसका सन भी देख सकते हैं, कौन पहले रहा कौन बाद में। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली पुस्तक साहित्यिक स्रोतों में बात की जाए, मैं यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो मध्यकालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले पुस्तक का नाम क्या आता है, ताज उल जो है मासिर। कौन सी पुस्तक है भाई आपकी, ताज उल मासिर जो पुस्तक है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो है ताज उल मासिर जो पुस्तक है, इसकी रचना कब होती है, ताज उल मासिर की, तो इसकी रचना होती है 1206 ईस्वी में। ये रचना जो है किस भाषा में भाई, ये रचना जो है फारसी भाषा में। किस में है, किस में थी भाई, फारसी भाषा में थी। ठीक है, फारसी भाषा। और फारसी भाषा से इसका किस में अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। अब ये देखेंगे, यहाँ पर हमने सब लिख दिया डाटा। तो यहाँ पर देखें, ताज उल मासिर जो पुस्तक है, इसकी रचना 1206 ईस्वी में कौन करता है, हसन निजामी साहब करते हैं। हसन निजामी के द्वारा ताज उल मासिर नाम की पुस्तक का लेखन किया जाता है। और इस पुस्तक में मुख्य रूप से बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो हसन निजामी थे, ये फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने कब की थी, 1206 ईस्वी में की थी। अब आप ध्यान रखेंगे। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले दो विद्वान इलियट और डासन, इलियट और डासन दो विद्वान हैं अंग्रेजी के। इन्होंने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था, मतलब कि अनुवाद किया था। इलियट तथा डासन ने जो ताज उल मासिर नाम की पुस्तक है, जो कि हसन निजामी के द्वारा 1206 ईस्वी में लिखी गई है फारसी भाषा में, उसको अंग्रेजी भाषा में जो है अनुवाद किया, कन्वर्ट किया किसने, इलियट और डासन ने। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है ताज उल मासिर पुस्तक का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इलियट तथा डासन ने किया। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, हसन निजामी। प्रश्न पूछे तो बता सकते हैं किस भाषा में लिखी गई, ताज उल मासिर तो फारसी भाषा में लिखी गई। अब हसन निजामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था निसापुर में। निसापुर कहाँ पर पड़ता है, गजनी में पड़ता है। गजनी कहाँ पर है, तो भाई अफ्रीका के उधर, मतलब जो है आप देखेंगे गजनी जहाँ से मोहम्मद गजनबी वगैरह आए थे वहीं पड़ता है ये। गजनी गौरी वगैरह जहाँ से आते थे, मतलब ये अब अफ़गानिस्तान के उधर के एरियाज़ जो हैं। तो गजनी से जो है या दिल्ली आया था और यहीं पर इसने जो है दिल्ली सल्तनत में रह करके इसकी रचना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में हमको जानकारी मिलती है। अंतिम कुछ पृष्ठों में बात की जाए तो अंतिम कुछ
कुछ पन्नों में या पृष्ठों में मोहम्मद गौरी के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में, किसके बारे में, मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं, अब आप ध्यान रखेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। अंतिम कुछ पृष्ठों में मोहम्मद गौरी तथा इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये आपको नोट्स भी अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, सब नोट्स यहीं से आप तैयार करते रहिए, सीधे सीधे वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बना लीजिए, खुद लिखिए नोट्स, ध्यान रखेंगे पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। पीडीएफ जो है आपके पास हो जाती है, आप पढ़ते लिखते नहीं हो उसको, यह बात ध्यान रखेंगे। पीडीएफ जो होती है सबसे आलसी, जितने भी आलसी आप पढ़ाई में जितने ज़्यादा आलस करोगे ना, उतने ज़्यादा आपसे विद्या दूर भागेगी। चूँकि लिखा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य है अगर आपके पास तो आपको विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपके पास धन की प्राप्ति नहीं है, मतलब कि आपके पास विद्या नहीं तो धन नहीं मिलेगा, धन नहीं तो आपके अच्छे मित्र नहीं बनेंगे, और जब आपके अच्छे मित्र नहीं होंगे तो आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना आलस का परित्याग करके आसानी से पढ़ेंगे। ठीक, और बात की जाए ताज उल मासिर नामक पुस्तक के बारे में, तो इस पुस्तक में ऐबक मतलब क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पुत्र था, उसका क्या नाम था, इसके पुत्र का क्या नाम था, आराम शाह। आराम शाह के बारे में आप पढ़ेंगे, जो है गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, आराम शाह। आराम शाह के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि आराम शाह के बारे में इस पुस्तक में कोई डाटा नहीं मिलता, कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। नोट डाउन करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक, इस पुस्तक में ऐबक के पुत्र अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह के विषय में कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा सा देखते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है कि अनेक स्थानों पर इस पुस्तक में बात की जाए तो इसमें मेलों के बारे में बताया गया है, तमाशों के बारे में बताया गया है, मेला तमाशा और मनोरंजन के कई साधनों के बारे में यहाँ पर जो है अलंकारिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए लिखा गया, मतलब बताया गया है। इसको लेकर के विद्वानों ने भी बताया है कि यह ग्रंथ अलंकारिक होते हुए भी तमाम प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक तथ्यों से भरा पड़ा है, इसीलिए इसको एक प्रकार से ऐतिहासिक पुस्तक मान करके और इसको हम साहित्यिक स्रोतों में रखते हैं मध्यकालीन इतिहास जानने के। ओके, तो यह बात ध्यान रखेंगे। ये आपकी पहली पुस्तक थी जो कि किसने लिखा था, हसन निजामी साहब ने लिखा था। आगे बात करते हैं अगले विद्वान आपके सामने, अगली पुस्तक आपकी कौन सी, तबकात ए नासरी। कौन सी पुस्तक है, ए मतलब होता है उर्दू में काकी के, क्या, का की के, जैसे आप कहते हो आप अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी में आप आफ कहते हो, यानी कि ये प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये उर्दू का प्रीपोजिशन है, ये हिंदी के प्रीपोजिशन है, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, ये जो है आप बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कारक, ये कारक चिन्ह है। ओके, तो हिंदी में कारक कहते हैं उनको। ठीक, कारक चिन्ह कहते हैं कि कर्ता ने अरुकर्म को भक्तिकरण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध बाकी सब अधिकरण। इस प्रकार से आपने देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। तो काकी के जो होता है ये ए का मतलब होता है। तो तबकात ए नासिरी जो होता है ये पुस्तक का नाम है, जो कि किसने लिखा है, तो मिनहाज उस सिरास, क्या, मिनहाज उस सिरास नाम के व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा है। और इसका भी अनुवाद बात की जाए तो किसने किया था, इलियट और डॉसन ने ही किया था। इलियट और डॉसन ने ही जो है इसका फारसी में पुस्तक है, और इस पुस्तक का जो है किसमें अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने, इलियट और डॉसन महोदय ने। ध्यान रखेंगे, इलियट और डॉसन ने किस पुस्तक का अनुवाद किया था, तो ताज उल मासिर का भी किया था, और तबकात नासरी का भी किसने किया था, जो कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है, उसका भी अनुवाद इलियट और डॉसन ने ही किया था अंग्रेजी में फारसी भाषा से। और बात की जाए इस पुस्तक के अंतर्गत बात की जाए तो 1259 तक के समयकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, मतलब इतनी घटनाओं के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन मिलता है। ओके, यहाँ पर कितनी घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है भाई, तो 1259 तक के समयकाल। अब देखेंगे यहाँ पर 1206 से लेकर के 1290, अब इसी बीच मतलब दास वंश के बारे में ही हमको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ठीक, इसमें मुख्य रूप से बात की जाए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नसीरुद्दीन महमूद ने इसे क्या कहा है, नसीरुद्दीन जो महमूद व्यक्ति थे, उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि नसीरुद्दीन महमूद ने जो है मिनहाज उस सिराज को क्या कहा है, सट्रे जहाँ कहा, क्या कहा है, सट्रे जहाँ कहा। ये एक उपाधि से इनको विभूषित किया था, किसको, मिनहाज उस सिराज को नसीरुद्दीन महमूद ने, चूँकि इन्होंने क्या लिखा था, तबकात ए नासरी लिखा था, जो कि अच्छा ग्रंथ है इनका, तो इसीलिए इनको क्या कहा था, सट्रे जहाँ कहा था। और इसीलिए कहा था चूँकि इनके जो पिताजी थे, इनका मिनहाज उस सिराज के पिताजी जो थे वो किसी के यहाँ काजी थे, उनका नाम मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, उनके यहाँ काजी पद पर नियुक्त थे।
और काजी पद पर नियुक्त होने के बाद में उनके पिता का नाम अगर मैं ध्यान आ रहा है तो उनका 1186 ईस्वी की बात है। 1186 ईस्वी में सिराज के पिता थे शहाबुद्दीन गौरी। मतलब शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा हिंदुस्तानी सेना का काजी नियुक्त किया गया था। तो शहाबुद्दीन गौरी के यहाँ पर जो है मिनहाज और सिराज थे, इनके पिता काजी नियुक्त किए गए थे। और वहीं से इन्होंने जो है तमाम मतलब काजी थे तो भाई तमाम पैसे वगैरह इनके पास कमी नहीं होती थी, तो इनको पढ़ाया लिखा था किसको, जो है मिनहाज और सिराज को अच्छे पढ़ाया लिखा था। इसीलिए जो है ये बड़े ही एक प्रकार से इनको ज्ञानी की श्रेणी में सटरे जहाँ कहा गया। ठीक, इसके द्वारा कहा गया तो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा कहा गया। और यह ग्रंथ जो है कहीं ना कहीं पे नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित करके लिखा गया। ये बातें भी जो है आपको मिलेंगी। तो हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ किसने लिखा, पुस्तक को किसने लिखा और किसके बारे में जानकारी मिलती है। सीधा सीधा 1259 ईस्वी तक के घटनाओं के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है। बस सिंपल सी बात है। उपाधि देख लीजिए सटरे जहाँ, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का बन चुका है तो इसीलिए हमने इसको रखा। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि 2 पुस्तकों से रिलेटेड थे। आगे की पुस्तकों को भी हम देख लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई सभी लोग फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए और पुस्तकों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरी पुस्तक का आपके नाम है, जो कि हमको मध्यकालीन इतिहास अर्थात 1206 से 1526 ईस्वी की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती है। उसमें बात कर रहे हैं बात करेंगे तारीख ए फिरोज शाही का जो है क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रही है तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक की। और तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक को लेकर के प्रश्न बनता है कि इसके लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है। तो जियाउद्दीन बर्नी मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहासकार भी हैं। जियाउद्दीन बर्नी मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। बात ध्यान रखेंगे, बड़ी ही चीज़ें मतलब इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में और हर चीज़ों को विधिवत रूप से समझाने का प्रयास किया है। जियाउद्दीन जो बर्नी व्यक्ति है, ये बात की जाए तो ये बुलंदशहर के समीप बात की जाए तो बरन नामक एक स्थान है, वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था, निवासी थे वहीं के। और जन्म कब हुआ था, 1285 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1285 ईस्वी में जन्म हुआ था, मतलब कि जलालुद्दीन जो खिलजी था अर्थात जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे यानी जलालुद्दीन खिलजी, वो जब गद्दी पर बैठते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं मतलब कि कब बैठते हैं, यहाँ पर देखेंगे 1290 ईस्वी में लगभग गद्दी पर बैठते हैं। तब ये कितने साल के थे, 5 साल के थे, क्योंकि 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का प्रारंभ हो जाता है। और तब ये कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, मतलब कि 1285 में जन्म हुआ था, 1290 से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो जब ही जो है खिलजी वंश की शुरुआत हुई अर्थात जब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, जलालुद्दीन फिरोज मतलब जलालुद्दीन खिलजी बैठे, जो कि जो है खिलजी वंश के संस्थापक रहे हैं, वह बैठे और बने। तब ये 5 साल के थे। कौन, इनका क्या नाम है, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये 5 साल का था और साथ ही साथ मतलब था कुछ 5 साल का था। और बात की जाए अंतिम शासक जो था उसका नाम क्या था, मुबारक खिलजी। अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, मुबारक खिलजी। तो उसके समय की बात की जाए तो ये 35 वर्ष का होगा, मतलब 30 साल के बाद 1320 ईस्वी में क्या हो जाती है, ये मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। अब 1320 ईस्वी में चूँकि मुबारक शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय इसकी साल कितने मतलब वर्ष कितने, 35 साल का हो जाता है, क्योंकि 5 साल इससे पहले घटा दीजिए तो 30 साल बीच गया बीच में, तो 35 साल का ये था उस समय। मतलब ये इतना चीज़ हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसने जो है खिलजी वंश को एक प्रकार से अपनी आँखों से देखा है और अपनी आँखों देखी हाल को विधिवत रूप से समझाया है। मतलब ये खिलजी वंश के बारे में विधिवत रूप से जानकारी देता है अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से। कौन, तो जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, आगे बात की जाए तो उस समय के यानी तत्कालीन विद्वानों, इतिहासकारों, ज्योतिषों और चिकित्सकों और सूफी गोष्ठियों के बारे में भी इनकी पुस्तक में जानकारी हमको अधिक मात्रा में मिलती है। मतलब उस समय जो कि इसके काल के मतलब कि जो रहे हैं, मतलब खिलजी वंश के आसपास या फिर जो भी और अन्य आसपास, इस समय जब इन्होंने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की तो उस समय की बात की जाए, उस समय जो मुख्य विद्वान हैं उनके बारे में अपनी पुस्तकों में बताया है, इतिहासकारों के बारे में बताया इस पुस्तक में ही, तारीख़ फिरोज शाही में ही। और ज्योतिषों के बारे में बताया है, वो समय ज्योतिष जो थे, चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर वगैरह थे उनके बारे में बताया है। ज्योतिष मतलब जो भविष्य वगैरह की ज्ञाता हों, या इतिहासकार यानी जो इतिहास लिखते हों, विद्वान मतलब जो हर एक क्षेत्र में विद्वान हो। सूफी गोष्ठी मतलब होता है कि ऐसे सूफी संत जो कि क्या करते हैं, जो आप समझते नहीं कि भजन मतलब कि एक प्रकार से बात की जाए, कहीं कहीं पर जाओ, कहीं पर जो है सूफ़ी मतलब एक प्रकार से मुसलमानी परंपरा का सूफ़ी शब्द है।
और गोष्ठी का मतलब होता है कि हाँ गोष्ठी करो, गोष्ठी का मतलब क्या होता है कि प्रवचन वगैरह जो होता है उसी को गोष्ठी कहा जाता है। जो सूफी गोष्ठी करने वाले उनको बारे में भी जो मुख्य रूप से रहे, जैसे कि बात की हमारे मोहम्मद जायसी वगैरह सब सूफी संत कहे जाते थे। ये गोष्ठी मतलब कहीं पर जाकर के अपना भजन कीर्तन करें, किसी के यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखें, तो ये ही गोष्ठी होती है। तो इसके बारे में इन्होंने विधिवत रूप से अपनी पुस्तक में जानकारी दी है। तो इससे हमको क्या है, खिलजी वंश के बारे में विधिवत जानकारी मिल जाती है। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं अब फिरोज शाह के बारे में, मतलब तुगलक वंश के बारे में। अगली पुस्तक कौन सी है आपकी? अगली पुस्तक है मेरे भाई तारीखी फिरोज शाही। इसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तार से बताया गया है। तारीखी फिरोज शाही, फिरोज शाही यहाँ पर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में विधिवत रूप से जानकारी मिलेगी। इसके रचयिता कौन है? और ध्यान रखेंगे इलियट और डासन, इलियट और डासन ने भी जो है मतलब इलियट और डासन ने ही तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। क्या? तारीख़ फिरोज शाही की बात की जाए तो तारीख़ फिरोज शाही की क्या करी थी? रचना करी थी। ओके, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने करी थी? चलिए हाँ, दोनों पुस्तकें लगभग सेम ही है आपकी। हालांकि चले यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दोनों पुस्तकें का जो नाम आपके सामने लिखा हुआ है सेम ही नाम लिखा है। तो तारीखें मैंने सोचा कुछ मिस्टेक शायद हो गया होगा मुझसे लिखने में, बट एक ही बातें हैं, मैं वही देख रहा था। तो बिल्कुल जो है तारीख़ी फिरोज शाही एक जियाउद्दीन बर्नी की है, जिसमें आप देखेंगे खिलजी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तारीख़ी फिरोज शाही जो है, तारीख़ी जो फिरोज शाही है वह किसकी रचना है भाई? वो किसकी रचना है? तो शमशीराज किसकी है? शमशीराज अफीफ़ की है। ओके, तो शमशीराज जो है अफीफ़ ने इसकी रचना करी है। और शमशीराज अफीफ़ कौन है भाई? तो शमशीराज अफीफ़ जो है, इनका जो जन्म हुआ था 1385 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम्स में प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपके सामने लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख़ी फिरोज शाही जो कि एक शमशीराज की है, उसमें इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, चूँकि यह फिरोज शाह तुगलक के कौन थे? दरबारी कवि थे। चूँकि ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे और फिरोज शाह तुगलक के साथ ये शिकार खेलने भी जाया करते थे। फिरोज शाह तुगलक के जो है साथ ही, मतलब राजा के साथ ही शिकार खेलने भी जाया करते थे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के साथ। तो इसीलिए फिरोज इस ग्रंथ में बात की है तो मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक के बारे में विधिवत रूप से जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में लगभग बात की कितने अध्याय भाई? तो 90 अध्याय हैं। मतलब जो तारीख़ फिरोज शाही है, जो कि किसकी रचना है? शमशीराज अफीफ़ की रचना है। वो 90 अध्यायों में विभाजित है, 90 अध्याय इसमें हैं। और इसका भी अनुवाद किसने किया था? इलियट और डासन ने ही किया था। इलियट और डासन ने इसका भी अनुवाद किया था। ठीक, ये जो है 4 पुस्तकें आपके सामने हैं। तो एक पुस्तकें तारीख़ी फिरोज शाही, 2 पुस्तकें आपके सामने हैं। तो एक जियाउद्दीन बर्नी की है और एक शमशीराज अफीफ़ की है। दोनों को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तकें हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पुस्तकों को देख लेते हैं हम, अमीर खुसरो के कुछ ग्रंथों को। आगे थोड़ा सा और भी हम मुद्दों को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब बात करेंगे हम अगले विद्वान अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमको इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। और एग्जाम से प्रश्न अमीर खुसरो को लेकर के एग्जाम से पूछा ही जाता है। यहाँ पर जो है अमीर खुसरो के कुछ ग्रंथ आपके सामने हमने लिखा है। उसमें आप देखेंगे अमीर खुसरो के ग्रंथों में मुख्यतया जो बात की जाए फिताहुल फतूह, जो उसके बाद में खज़ाइनुल फतूह और जो है दिवल रानी खिज़्र खां तुगलक नामा, ये इतनी पुस्तकें, मतलब 4 पुस्तकें लगभग यहाँ पर हैं, जो कि खज़ाइनुल फतूह जो है काव्य में है, बाकी ये रचना इनकी गद्य में है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा ज़िले में हुआ था। ये बात भी ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में एटा ज़िला पड़ता है। तो हालांकि ये इतनी पुस्तकें हैं जो कि लगभग इनकी बात की जाए तो ये जो है किसके बारे में? तो खिलजी वंश के बारे में बातें जो है बताते हैं। कौन? अमीर खुसरो की जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें आप देखेंगे तो लगभग खिलजी वंश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। किसके बारे में भाई? तो खिलजी वंश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए तो एक इनकी रचना है आसिका। आसिका रचना में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी है, उनका जो है अलाउद्दीन का एक पुत्र है खिज़्र खां, उसकी प्रेम कथा के बारे में बताया गया। देवल रानी खिज़्र खां जो यहाँ पर लिखा गया है, ये आसिका नामक रचना है।
और ये मैंने इसको लिख दिया दिवल रानी खिज़र खां। तो दिवल रानी जो है और खिज़र खां के जो है खिज़र खां के बारे में बात की जाए, इन दोनों के बारे में मतलब प्रेम कहानी के बारे में इसमें वर्णन है। और भी तमाम सारी जो है सामाजिक, राजनीतिक और बात की जाए तो ऐतिहासिक जानकारियाँ हमको इनकी पुस्तकों से प्राप्त होती है, इसलिए इनको हम रखते हैं। हालांकि यहाँ पर जब हम अमीर खुसरो के बारे में विस्तृत जानकारी भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अमीर खुसरो मतलब कि जो है एक इतिहासकार के रूप में अमीर खुसरो की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आते तो उनको देख लेंगे हम किसी दिन, आप परेशान मत होइएगा। हालांकि यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि इनकी रचनाएं जो है ये फिताहुल फतूह, खज़ाइनुल फतूह, दिवल रानी खिज़र खां मतलब कि असीका जो रचना है, और फिर उसके बाद तुगलकनामा, ये रचनाएं जो है अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं, जो कि क्या हैं, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिसके माध्यम से हमको जो है इतिहास के बारे में, जो मध्यकालीन इतिहास है 1206 से लेकर के 1526, उसमें बात की जाए तो लगभग खिलजी वंश के आसपास की जानकारी हमको प्राप्त होती। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। और तुगलक वंश, खिलजी वंश के जो है आसपास की जानकारी हमको मिलती है। मुख्य रूप से खिलजी वंश के बारे में इन्होंने विस्तृत फॉर्म में जानकारी दी है। आगे बढ़ते थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे जो है अगली रचना, अगली किताब है कौन सी, किताब उल रहला। किताब उल रहला या फिर रहला, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रहला। तो रहला पुस्तक कौन है, सभी लोग को पता होगा, इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता कौन है भाई, तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। और किताब उल रहला जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कौन सी, अरबी भाषा में। अमीर खुसरो जो थे वह फारसी भाषा के भी विद्वान थे, ठीक, ध्यान रखेंगे। और हिंदी में भी बड़े अच्छे विद्वान रहे अमीर खुसरो। इनकी मुकरियाँ और पहेलियाँ आप देखते होंगे हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती हैं। तो किताब उल रहला, और मुख्य रूप से जो है हिंदी साहित्य में बात की जाए तो खड़ी बोली के विकास में काफ़ी योगदान रहा अमीर खुसरो का। तो किताब उल रहला जो है किसने लिखा है, इब्न बतूता की रचना है। इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था। 1325 ईस्वी में इसने यात्रा प्रारंभ की अपने वहाँ से, मोरक्को से, और यात्रा प्रारंभ की सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका होते हुए अरब के समस्त देशों में भ्रमण किया। उसके बाद में ईरान, और उसके बाद में लीवान, तो उसके बाद में इसने कुस्तुनतुनिया, इन सभी देशों का भ्रमण किया। और इन सभी देशों को भ्रमण करने के बाद में, इसके बाद में यह भारत आया था। तो किसके, इन सभी देशों को भ्रमण करने के बाद में जो इब्न बतूता था वो भारत आया। और उस समय भारत पर कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। 12 दिसंबर 1333 ईस्वी को यह भारत पर पहुंचा। और भारत कहाँ पर पहुंचा, सिंध पर ये उतरा, सिंध पर आया। उतरा मतलब क्या, नाव जो है एक प्रकार से जो है नाविक बेड़ों से एक माध्यम से। तो 1300 जो है 14 ईस्वी में, नाविक से नहीं मतलब वैसे आया था ऊपर से, जो है कुस्तुनतुनिया होते हुए आया था, उत्तरी अफ्रीका, अरब, ईरान, लीवान, यहाँ सब होते हुए। तो ये जो है सिंध पर आया। कहाँ पर, उत्तरी भारत के मतलब सिंध पड़ता है, तो वहाँ पर आया, सिंध नदी के समीप। 1333 में आया, ठीक। और ये लगभग 1333 से लगभग 1342 तक, लगभग 9 साल की बात की जाए यहाँ पर, 9 साल ही पड़ता है ना। 33 कितना पड़ेगा, जोड़िए आप सभी लोग, 33 और 10 कितना होगा, 43, 9 साल ही पड़ेगा। 9 साल तक कहाँ रहा, देश में रहा, नहीं भारत देश में रहा, या और भारत देश में रहा। उस समय कहाँ पर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर था। किसके यहाँ पर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, काजी। मोहम्मद बिन तुगलक को सन की सरदार भी कहा जाता है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको बता देंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि इतना पढ़ा लिखा था कि उस समय भी इसने 500 वर्षों के पहले जो आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगा लिया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको जो है पागल, सन की जो है तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है, सरकार के नाम से, मतलब कि ऐसे जो है राजा के बारे में जाना जाता है। कहा जाता है जब ये मरा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको जनता से और जनता को इसको, जो है लीनपुल महोदय कहते हैं कि इसको जनता से और जनता को इससे क्या हुई थी, मुक्ति मिली थी। ये इतना ज़्यादा विद्वान था, केवल इब्न बतूता से बात वगैरह किया करता था। बाद में क्या होता है, इब्न बतूता को भी एक प्रकार से किन्हीं बातों पर यह बंद करवा देता है, कारागार में डाल देता है। और कारागार में डाल देता है, उसके बाद में फिर इसको छोड़ देता है और कहीं पर जो है वहाँ पर भेज देता है, चाइना में भेज देता है इसको, इब्न बतूता को। तो हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन। हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, लेकिन हाँ इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक। एक कहानी थोड़ा सा उसको बता देते ताकि आपके समझ में थोड़ा सा आ जाए, ठीक। आगे थोड़ा सा अगले एक विद्वान हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो है सियारुल औलिया। सियारुल औलिया को अमीर खुर्द के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने रखा। सियारुल औलिया एक व्यक्ति हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। किसके हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। इनके जो है ग्रंथों के माध्यम से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने इतिहास के बारे में हमको जानकारियाँ दी हैं। इनको अमीर खुर्द कहा जाता था। क्या, अमीर खुर्द के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अमीर खुर्द किसको कहा जाता है, सियारुल औलिया को कहा जाता है, जो कि कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचना इनके आपके मतलब अगली जो चीज़ पुस्तक है जो कि इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है,
वह पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। कौन सी पुस्तक है भाई? तारीख़ मुबारक शाही। और तारीख़ मुबारक शाही जो पुस्तक है इसमें सैयद वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सैयद वंश ये वाला वंश है आपका, तो सैयद वंश के बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? किससे मिलती है? तारीख़ फिरोज मुबारक शाही से। क्या? तारीख़ मुबारक शाही से हमको सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपकी 9वीं रचना यहाँ पर देखेंगे, तारीख़ सलातीन। तारीख़ सलातीन की बात की, तारीख़ सलातीन ए अफ़गान। इसमें भारत में अफ़गानों का वर्णन है कि अफ़गानों का जो है भारत में वर्णन कैसे, मतलब भारत में अफ़गानों का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अकबर के समय में यह पुस्तक लिखी गई, लेकिन बात की जाए अगर तो इसमें लोदी वंश का पूरा वर्णन हमको मिलता है। तो लोदी वंश का विशद मार्मिक विशद चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश भी किया गया है और उसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? लोदी वंश के बारे में। लास्ट डायनेस्टी जो कि 75 सालों तक चलती है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है किस पुस्तक के माध्यम से? तारीख़ मुबारक शाही के बारे में जानकारी मिलती है। बात की जाए तुगलक वंश के, तुगलक वंश रेहला वाली पुस्तक से इम्पोर्टेंट है। सैयद वंश किस पुस्तक से भाई? सैयद वंश जो है तारीख़ मुबारक शाही से सैयद वंश की जानकारी, और जो है तजरीख़ सलातीन ए अफ़गान पुस्तक से हमको लोदी वंश की जानकारी और खिलजी वंश की जानकारी हमको अमीर खुसरो से मिल जाती है। और भी पुस्तकें जो हमने आपको पहले बताई, और दास वंश की पुस्तकें, और भी हम आपके तमाम सारी पुस्तकें हमने आपको पहले बताई, तो उन सभी के माध्यम से आपको मिलती है। तो इतनी सारी पुस्तकें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको हमने देख लिया। तो इतिहास को जानने की जो स्रोत है उनमें साहित्यिक स्रोतों पर हमने एक प्रकार से विस्तार से जानकारी ग्रहण कर ली। तो अब साहित्यिक स्रोतों से जो भी प्रश्न एग्जाम से पूछा जाएगा आप विस्तृत फॉर्म में कर लेंगे, विद्युत रूप से कर लेंगे, उसमें कोई शंका समाधान नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का काम होगा कि 10 जो है बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से बोलें और वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी इसी प्रकार से जो है किसी जानकारी के साथ, किसी अन्य चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी सब्जेक्ट के चैप्टर यानी सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, या इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के, या फिर अन्य सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और भी तमाम सारे सब्जेक्ट जो भी आपके जो है चाहे वो बात की जाए प्राचीन इतिहास का भी सिलेबस बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करो, सभी का आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, लाइक करने के माध्यम से हमको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, और बस यही एक काम अगर आप कर दें अच्छे से, तो मैं आपको विस्तृत में पढ़ाऊँगा। एक बार फिर से आप क्या देखेंगे, एक बार सभी लोग आप फिर से एक बार ये देख लीजिए, ये दास सबसे पहला दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास में, बीए फर्स्ट ईयर में। ये बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? 1206 से 1526 के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें बात की जाए तो सबसे पहला वंश कौन सा था? दास वंश यानी गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, 1206 ईस्वी से 1290। ये डाटा आपको कंठस्थ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दास वंश कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1230 तक चली। तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, ठीक। जो है नंबर 1 पर कौन? तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक रहा है, उसके बाद में दास वंश का, उसके बाद में लोदी वंश का, उसके बाद में सैयद वंश, और उसके बाद में खिलजी वंश का शासन रहा है। और ध्यान रखेंगे, मैं जो है इसके बारे में एक दिन बताऊंगा कि कौन किसके जो है मुख्य रूप से हमने सिलेबस में आपको दास वंश के प्रमुख शासक कौन हैं और दास वंश के संस्थापक कौन है, इसके बारे में साथ साथ बताया होगा। खिलजी वंश के कौन है, तुगलक वंश के कौन है, सैयद वंश के कौन है, लोदी वंश के कौन है, अंतिम शासक कौन है, ठीक। इसको हमने बताया था सिलेबस जब डिस्कस कर रहे थे हम, तो सिलेबस वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से आपको समझा दिया है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको, तमाम सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और लगभग 9 पुस्तकों के बारे में हमने देखा और जाना उनके बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें आप सभी लोगों ने तमाम सारे जो है चीज़ों को समझ लिया है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी का एक प्रकार से हमेशा से शुक्ला स्टडी पॉइंट स्वागत भी करता है, और भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होंगी वो आप बताइएगा, उसको भी देखने का प्रयास रहेगा। और आप सभी लोग ऐसे मेहनत अपनी करते रहें, और मेहनत सिद्ध करती है कि आपने एक प्रकार से कितनी मेहनत करी है और कितने अच्छे तरीके से आपने गहन अध्ययन किया, आपके पिता के द्वारा आपको कैसे संस्कार मिले हैं, ये आपकी मेहनत दर्शाती है और आपके विचार दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे यह बात, कभी भी समाज में जो है आप जाएं तो अपने
आपको प्रत्यक्ष या फिर अपने आप को आपका प्रस्तुतिकरण करने से पहले आप जो है अपने एक प्रकार से माता पिता को याद करें, ताकि उन्हीं के विचारों से आप जो है विचारवान हुए हैं। और तमाम सारी बातें हैं जीवन से जुड़ी हुई, उनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और अपने नोट्स को ज़रूर तैयार करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक, चैप्टर 1 का आप नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ से लगभग बात की जाए 3 से 4 प्रश्न तो तय हैं कि 4, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा तो 4 प्रश्न, अगर लिखित टाइप का प्रश्न होता तो 1 प्रश्न जरूर आएगा। 1 प्रश्न वो भी दीर्घ उत्तरीय का यहाँ से पूछा जाता है। तो यह बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा इसको भी आपको जान लीजिए कि हाँ, ऐसे पूछेगा कि हाँ, दास वंश का समय काल कौन सा, तो ये आपसे खिलजी वंश का समय काल पूछ सकता है, तुगलक वंश का समय काल, सैयद वंश का, लोधी वंश का, किसी का भी पूछ सकता है। सबसे अधिक शासन किसका रहा तुगलक वंश का, कितने समय तक किसका रहा, तो ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है, ऐसे पूछेगा एग्जाम्स में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ पूछ सकता है, कहाँ पर हुआ ये भी पूछ सकता है। किताबुल रहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। ये सारे के सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ध्यान रखें, जो चीज़ें आपके सामने मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बात ध्यान रखेंगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं फंसाऊंगा। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से, पिछले 4-5 वर्षों के पेपर अगर देखे जाएँ, जो BA फर्स्ट ईयर के पेपर होते थे, उसमें सब लगभग यहीं से प्रश्न पूछे गए। सेमेस्टर वाइज में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। जैसे ही कोई और अपडेट आती है, मॉडल पेपर कैसे आएगा उसके बारे में तुरंत आपको अपडेट करूंगा। ठीक, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।